ज्वाइन करो, कह दो। आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया सर? हैं? आपके हाथ में कुछ दिक्कत हो गया क्या? हाथ में क्या पूछ रही हो? आप नहीं, हाथ ऐसे ही अभी किए तो हमको लगा कि कुछ दिक्कत है क्या हाथ में। हाथ में हम्म। ये कोई दिक्कत? ठीक है ना? हाँ ठीक। जी प्रणाम सर। हाँ, खुश हो। हाँ, ज्वाइन करो ना, उससे नेहा को बोलो ज्वाइन करेगी।
आजकल इन्फ्लेशन का जमाना है, मुद्रास्फीति का जमाना है, तो तुमसे घुसते ही पूछेगा कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। मुद्रास्फीति तथा कैसे होता है? मुद्रा वो लाया है। हाँ, बाद में कर लीजिएगा। मुद्रास्फीतिक अंतराल। क्या अंतर है? अंग्रेजी में इन्फ्लेशन बोलेंगे और इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे, कि क्या अंतर है। मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीतिक अंतराल में क्या अंतर है? इंग्लिश में लिखा है इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी गैप, तो हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी गैप। देखिए आईएमएफ जो है, आईएमएफ ने मुद्रास्फीति को मुद्रास्फीति को मुद्रास्फीति को परिभाषित किया है। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में परिभाषा लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन्फ्लेशन, दोनों लिख लेंगे सर। ना एक एक ही हिंदी लिखिएगा, लेकिन इंग्लिश वाला आपको कांस्टेंट रहता है, हिंदी में उलट फेर हो जाता है लिखने में, तो इंग्लिश भी लिखते हैं। आईएमएफ का परिभाषा है, आईएमएफ कहता है कि इन्फ्लेशन इज द रेट, इसी का हिंदी हम कर देंगे, इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंक्रीज in prices over a given period of time, given period of time.
पहला लाइन है, दूसरा लाइन इसका है इन्फ्लेशन इज typically a broad measure such as the overall increase in prices. Or the increase in the cost of living. ये IMF का इन्फ्लेशन है। IMF का परिभाषा इन्फ्लेशन में है, इसी के आधार पर कर्जा देती है, किसी भी कंट्री को प्रॉब्लम में फंसा हुआ रहता है। अब इसका हिंदी क्या होगा? इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित दिए हुए समय में मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर मूल्यों में वृद्धि होती है। फिर से बोल रहे हैं, एक दिए हुए समय अवधि में, एक निश्चित दिए हुए समय, है क्या बोले? एक निश्चित दिए हुए समय पर मुद्रास्फीति वह एक निश्चित दिए हुए समय में, उल्टा हो जाएगा, हिंदी में उल्टा होता है ना। जी, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो हूं आई पीछे, एम गोइंग, तो बीच इंग्लिश में है तो जी पीछे वाला आगे आ जाएगा। देखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ जी टाइम, जी मतलब एक निश्चित जी जी आ जाएगा। समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में मूल्यों में परिवर्तन के दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। मूल्यों में परिवर्तन। जी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है सर। जी जी फिर से बोल रहे हैं, मूल्यों में क्या, एक निश्चित समय अवधि में, उल्टा लिखाएगा, अब हम लिख रहे हैं, हिंदी में लिख देते हैं। एक, देख रहे हैं ए है ना, ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो एक हो जाएगा। एक निश्चित, गिवन पीरियड में निश्चित, एक निश्चित एक निश्चित अवधि में एक निश्चित अवधि में मूल्यों में परिवर्तन, मूल्यों में श्वेता शरण अभी स्कूल में है क्या? बड़ा काम करवाता है स्कूल में। नहीं आ रही है, बोलिए। है? आ रही है, अरे आ उसको गई है तो, बताओ। आ गई है। कैमरा ऑफ। स्टिकर लगा हुआ है।
स्कूले में अभी लगता है। एक निश्चित अवधि में। एक आ मिनट गए सर, सर, प्रणाम सर। खुश एक रहो, मिनट सर, खुश रहो प्रोफेसर साहिबा, खुश रहिए। सरकारी एक मिनट सर, सरकारी गजेटेड ऑफिसर है मनीषा, एक मिनट सर। सरकारी सर बोल रहे गजेटेड सर, ऑफिसर है। सर बोल रहे सरकारी गजेटेड ऑफिसर है। इसको जो लोग हाँ पीएचडी कराया पढ़ाया वो सब गैर सरकारी है। ये है सरकारी ऑफिसर, जिसका दस्तखत होगा किसी भी चीज पर, फार्म भरने पर कहेगा जी। गजेटेड अफसर से दस्तखत करा के लाइए, तो जाएगा गजेटेड अफसर के पास, तो दस्तखते नहीं करेगा, उसका बाहर चमचा बैठा रहता है, लेगा देगा तब दस्तखत कराएगा। इसको जानेगा कि मैडम जो है बहुत उदार है, जाके दस्तखत करा दिया। सब अंग्रेज के जमाने का बना हुआ है कि अफसर अगर दस्तखत कर दिया मतलब कि ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट वाला आदमी नहीं है। एक निश्चित अवधि में मूल्यों में परिवर्तन, मूल्यों में बढ़ोतरी होगा ना सर? आप मूल्यों इंक्रीज डाले हैं, इंक्रीजेस डाले हैं, एक निश्चित अवधि में मूल्यों मूल्यों में में बढ़ोतरी की दर को मुद्रास्फीति कहेंगे ना? मूल्यों में बढ़ोतरी। हाँ, क्या क्या कि आप इंक्रीजेस लिखे हुए हैं, इंक्रीजेस इन प्राइसेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित अवधि में मूल्यों में वृद्धि के दर को, मूल्यों में वृद्धि के दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति कहते हैं, पहला लाइन। दूसरा लाइन है मुद्रास्फीति एक ब्रॉड, ब्रॉड मेजर, एक एक विस्तृत माप। माप है। मुद्रास्फीति एक विस्तृत माप है जिससे कि मूल्यों के वृद्धि को या कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन निर्वाह स्तर के में वृद्धि को मापा जाता है। जीवन निर्वाह लागत, जीवन निर्वाह लागत को मापा जाता है। फिर हम इसको लिख रहे हैं, मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति एक विस्तृत विस्तृत एक विस्तृत माप, मापने की विधि है जो कि मूल्यों में वृद्धि या जीवन निर्वाह लागत या जीवन निर्वाह
लागत में वृद्धि को मापती है। ये परिभाषा किसने दिया है? IMF ने। IMF। क्या है कि IMF से कर्जा लोग मांगने जाता है, तो उसी का जो परिभाषा है वो दे। लागत में वृद्धि को, हैं? वहाँ लागत में वृद्धि सब लिखना है। लास्ट लागत लाइन कॉस्ट, लागत में वृद्धि। अरे कॉस्ट ऑफ लिविंग का लागत नहीं होगा ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह का लागत जो होगा उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। जीवन निर्वाह लागत, और जैसे तुम पटना में रहोगे तो जीवन निर्वाह लागत, और तो उसका ट्रांसफर तुमको अररिया में कर देगा, तो मकान का भाड़ा भी कम, और कोई वैसा मल्टीप्लेक्स पटना सिटी सेंटर और सेंट्रल मॉल ये सब कुछ होगा कि नहीं, वो डाउटफुल है। जी काम होते होते सब सो जाएगा घर में। यहाँ देखिए 12 बजे रात में भी घूमता रहता है सब। जी 1 बजे रात पर भी देखोगे तो गंगा किनारे जो बना हुआ है मेरीन ड्राइव, पूरा जी हस्बैंड वाइफ बाल बच्चा बैठ के खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। पार्टी उटी से लौटते हैं तो उधर से ही लौटते हैं, तो देखते हैं पूरा पूरा 50 को 100 वो मोटरसाइकिल लगा हुआ है, कार लगा हुआ है, आप तरह तरह का व्यंजन बन रहा है। कहीं भी ठेला पर नहीं लिखा हुआ है कि अब्दुल का दुकान है कि मोहन सिंह का दुकान है कि राम सिंह का दुकान है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना कि दुकान वाला अपना नाम लिखेगा। जी जी अब होता क्या है कि आपको खाने के लिए दिया, बहुत अच्छा लगा, तब वाह कितना अच्छा समोसा बनाता है, भीड़ है पूरा। भीतर में जब जाके देखा है तो समोसा के भीतर में छोटा छोटा टुकड़ा जो है मीट का डाले हुआ है, तो खाने में टेस्टी लगता है, जा आलू के साथ वो भी घुसा हुआ है। यहाँ कांवड़ लेके जा रहा थे, जय बोल बम खा लिया असली बम, उसको उसका पाप लगेगा। जो हम लोग का जी सोच है कि शाकाहारी खाना चाहिए। और दुकान जी का नाम है अ, विष्णु भंडार, जी हनुमान हनुमान भंडार, और सब भगवाने का नाम है। सीता रसोई, और रसोई बन रहा है, आ रहा है, और बगल में चिकन भी डबक रहा है। एक बार बस से हम उतरे, मुजफ्फरपुर जा रहे थे पटना से, तो बीच में कहीं रोक दिया, कहा कि जो खाना है खा लीजिए। हम कहे कि भाई इतना जल्दी तक पहुंच जाए, कहा नहीं कोई ठीक नहीं, रास्ता बहुत खराब है। तो अपने उतर गया वो, तो हम लोग उतर गए। तो हमसे पूछा क्या खाइएगा, तो वो बगल में वो आदमी बैठा हुआ था, तो कुछ मंगा के खा रहा था। वो पूछे क्या है, तो बताया, तो चिकन भी बोला, तो वो चिकन लाओ, चिकन रोटी लाओ। तो थोड़ा देर का जो बगल में बैठा हुआ देव के चला गया, बगल में बैठा हुआ तो बोला कि सब क्या करते हैं, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। कहाँ? पटना को। तो पटना कॉलेज में पढ़ाते तो ऐसे ही थोड़ी हुआ, आप तो प्रोफेसर हुए वहाँ, तो आप क्या समझ रहे हैं कि चिकन है? तो क्या है? तो अरे बगल में तालाब है, वहीं पर ले जाता है बंदूक छोटा वाला, और उसे ठाई से मारता है, उसी में कोई पक्षी पकड़ा गया, पक्षी को छील छाल के पीछे किचन में उसको तैयार कर दिया, एक आध वो चिकन उसमें डाले हुआ है। ज्यादातर जो है वो नदी में जो पक्षी सब रहता है उसी को मार के लाके खिलाता है। हमके कौवा भी खिला, जी कहाँ चिराई कौवा, जो कौवा भी मार देगा। अब वो आके बार बार कहे कि जल्दी खाइए ना, तो बस खुल जाएगा। हम कहा अब क्या खाए भाई, तो ऐसा कह दिया है कि खाना ही मुश्किल है, छोड़ दिए। और रोटी जो है कि इस तरह से खाओ के चढ़ गए। तो खाने में अगर आप है शाकाहारी, उसमें आपको मांसाहारी मिला के खिला दिया, और खाने में अच्छा लग गया, तो आपको क्या पता है कि उसके भीतर में क्या मिला हुआ है। जी और जो बिरयानी भेजता है, तो कंकड़बाग में एक आदमी क्या गए तो कहा कि कहाँ आए हुए, हम कहे कि यही बिरयानी हाउस में आए खाने के लिए। तो हंसा वो, और कहा है
कहा कि सर जानते हैं बिरयानी में मीट चिकन डाला रहता है। हाँ। कहा कि जानते हैं पूरा कंकड़बाग का कुत्ता गायब हो गया है। तब पूछे कि कुत्ता काहे गायब हो गया? और वही गया पकड़ के कुत्ता काट के लगा दिया उसे। एक भी कुत्ता नहीं है। पूरा मोहल्ला में पहले भूखता रहता था। जब से ही खुला है बिरयानी हाउस, क्या बिरयानी बनाता है, ही बनाता है। आप कुत्ता का पीस भी ठीक से काट दीजिएगा तो खसी की तरह ही लगेगा। चूस चूस के। अब ये पहले ना आपको बताना चाहिए, हम खा लिए, अब हिचकी आ रहा है, लगता है क्या कर दे। तो कहता है कि एक निश्चित अवधि में मूल्यों में वृद्धि की दर को एक निश्चित अवधि में मूल्यों में वृद्धि के दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। वृद्धि के दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। अंग्रेजी में इन्फ्लेशन द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंग्लिश में याद हो तो इंग्लिश में भी कर लीजिए, हिंदी भी बोलिए। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना है स्कूल में, कॉलेज में। तो एक निश्चित अवधि में मूल्यों में वृद्धि के दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति एक विस्तृत मापने की विधि है जो कि मूल्यों में वृद्धि या जीवन निर्वाह लागत को मापती है। इन्फ्लेशन के भीतर में क्या छिपा हुआ है? वस्तु के मूल्यों में वृद्धि। वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा तो आपका जीवन निर्वाह स्तर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आप एक ही नौकरी में रहिएगा, आपका पोस्टिंग पटना में होगा तो आपका जीवन निर्वाह अलाउंस ज्यादा होगा। एकदम होगा दूर दराज कटिहार में, तो वहाँ आपका जो जीवन निर्वाह अलाउंस है वो कम हो जाएगा। तो सिंपल शब्द में है, मुद्रास्फीति का मतलब है मूल्यों में वृद्धि को मापना। मूल्यों में लगातार वृद्धि होती है, उसी को जब मापते हैं तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। एक निश्चित अवधि में मूल्यों को मापना, ही नहीं कि आप 5 साल का एक बार नाप दीजिएगा। निश्चित अवधि हर साल आपको नापना है। अब तो हो गया कि हर महीने नापिए। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति दर से आपका महंगाई भत्ता निर्धारित होता है। अब ऋतु का महंगाई भत्ता कितना है? तुम्हारा सैलरी में महंगाई भत्ता 20-25 हजार रुपया महंगाई भत्ता होगा। सैलरी जितना है उससे ज्यादा रुपया रहता है महंगाई भत्ता का। ऋतु सो गई क्या? नहीं सर। बड़ा एकदम आंख बंद किए हुए हो। आंख बंद करके कान खोले हुए, हमको समझ में लग रहा है कंसंट्रेशन। तो कहता है कि मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि में मूल्यों में वृद्धि के दर को मापने की विधि को कहते हैं। एक निश्चित अवधि में मूल्यों में वृद्धि के दर को मापने को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति एक विस्तृत मापने की विधि है जो मूल्यों में वृद्धि या जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि, इसमें वृद्धि को मापती। एगो छूट गया, वृद्धि यहाँ लिखिए। वही लागत में वृद्धि को मापती। जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि को मापती है। जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि को मापती है। क्लियर हो गया? जी। कोई डाउट स्नेहा? नो सर। जब पढ़ो तो हिंदी वाला। एक निश्चित दिए हुए समय अवधि में मूल्यों श्रीमान एक निश्चित दिए हुए समय अवधि में मूल्यों में वृद्धि के दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति एक विस्तृत मापने की विधि है जिससे कि मूल्यों में वृद्धि या जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि को मापती है। करेक्ट। तुम पढ़ो जी।
ऋतु, ऋतु पढ़ेगी। हम पढ़े सर। सबसे ऊपर तुम्हारा ही फोटो है ना, मेरे हाँ। फोटो के नीचे तुम्हारा फोटो है, तुम्हारे नीचे है स्नेहा का, और हिंदी उसके नीचे सर कि अंग्रेजी? हाँ, हिंदी वाला कि अंग्रेजी वाला? स्नेहा तुम अपना फोन नंबर हमें व्हाट्सएप पर भेज दो। तुम्हारा कहीं कोई जी नंबर सर। नहीं, मेरे पास कोई नंबर जी नहीं है तुमको, तुम्हारे लिए हम जी दूसरे को। सर। तो हाँ बोलो। एक निश्चित अवधि में मूल्यों में वृद्धि की दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति एक विस्तृत मापने की विधि है जो कि मूल्यों में वृद्धि या जीवन लागत में वृद्धि को मापती है। करेक्ट। मनीषा तुम बोलो तो। मैं सेट नहीं किया। क्या हुआ मनीषा, देख के बोलो ना। सर हमारा ना माइक ऑफ था, हम पढ़ लिए पूरी। अच्छा, श्रीमान, इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन आवाज नहीं आ रही है। नवनीत तुम पढ़ो। such as the over increase in price or the increase in the cost of living। एक निश्चित अवधि में मूल्य में वृद्धि के दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति एक विस्तृत मापने की विधि है जो कि मूल्य में वृद्धि का जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि को मापती है। नवनीत तुम पढ़ो। जी। श्रीमान IMF ने मुद्रास्फीति को इस प्रकार परिभाषित किया है। इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीजेज इन प्राइस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Inflation is typically a broad measure such as overall increase in price or in increase in the cost of living। एक निश्चित दिए हुए समय अवधि में मूल्यों में वृद्धि के दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति एक विस्तृत मापने की विधि है जो कि मूल्यों में वृद्धि या जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि को मापती है। श्वेता सरन भारती सर। परिभाषा। श्रीमान IMF ने मुद्रास्फीति को परिभाषित किया है। इनके अनुसार इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन इज टिपिकली ए ब्रॉड मेजर such as the overall increase in prices or the increase in the cost of living। एक निश्चित अवधि में मूल्यों में वृद्धि के दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति एक विस्तृत मापने की विधि है जो कि मूल्यों में वृद्धि या जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि को मापती है। करेक्ट। सर, श्वेता जब टीचर बन गई है, इसका रीडिंग स्टाइल देखिए चेंज हो गया है। स्टेट ऑफिसर है भाई, हमसे आगे है वो। हम लोग हैं नहीं सर, आपसे आगे कैसे है सर? सरकारी अफसर है, मामूली बात समझ रही हो। श्वेता का टोन एकदम चेंज हो गया। इसका दूल्हा भी सरकारी अफसर है, ये भी सरकारी अफसर है। वो तो डॉक्टर। और उस एरिया में सब आदमी जानता है। हमसे पूछा कि आप कैसे वो लोग को जानते हैं, हम कहे कि हम जानते हैं, फोटो में देखे हैं। अब तो क्या खूब तारीफ करने लगा। इसका मैरिज में इतना भोज भात हुआ था, हम तो कभी गए नहीं है उस तरफ ना,
पहले से प्लानिंग रहता तो हम चल जाते। उस एरिया बहुत में अच्छा हुआ। घूमे ही नहीं है। कितना हमको कहा कि वहाँ आइए, वहाँ पूर्णिया से उस पार होने से आप कहाँ दार्जिलिंग चले जाइएगा। हमको छोड़ो, हम दार्जिलिंग तक गए हुए हैं, लेकिन कहता है कि वहां से बहुत नजदीक है। तो ये जो आईएमएफ के बारे में आपको बताए, ये बड़ा कॉमन है, उसके मुंह पर रहेगा आईएमएफ, पूछेगा आईएमएफ कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन उसी में दूसरा, जब ये आप जवाब दीजिएगा तो दूसरा आपसे पूछेगा कि इन्फ्लेशन कैसे क्यों होता है, तो आपको बोलना कि श्रीमान इन्फ्लेशन का कारण है या तो मांग में वृद्धि हो जाए, तब या हो तो जाए, लागत में वृद्धि हो जाए। नहीं तो पूर्ति में कमी हो जाए। जी पूर्ति में कमी हो जाएगा, जैसे कैसे छठ के समय में नारियल का दाम नारियल। बढ़ जाता है, जबकि बाहर से बहुत ट्रक का ट्रक नारियल आता है, लेकिन यहाँ है कि हर लेडी हाथ में दौरा चढ़ाती है, तो 5 गो 7 गो, फिर 7 गो का है भाई, तो हमारा 4 गो देवर है, तो उस चारों के लिए है, अपना है, बाप का है, माँ का है, सबके नाम पर सूप चढ़ता है। टोकरा में नहीं देखते हैं, टोकरा में जो है सूप रहता है, तो हर सूप किसी किसी के नाम से रहता है वो, और जिसके नाम से है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपना सोया हुआ है घर में, लेकिन उसकी माँ है या उसकी चाची है जो भी पूजा कर रही है। तो कहता है इन्फ्लेशन का कारण है मांग में वृद्धि होना, या जी। दूसरा कारण है कि किसी कारण से पूर्ति में कमी हो गई, जी। तो मांग में वृद्धि हो जाएगा, तो उसको कहा जाएगा डिमांड पुल मांग। इन्फ्लेशन। अब पूर्ति में वृद्धि होगा तो उसका पूर्ति, तो सप्लाई पुश, डिमांड में पुल होता है। अब देखिएगा शीशा जी। का दरवाजा लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि चले आइए, जी। पुश। अब वो अंग्रेजी में नहीं जी। समझ रहा है तो कहा ऊंची पुश लिखा हुआ है, पकड़ कैसे से हिला रहा है, उसका मतलब उसको ठेलिए तो चला जाएगा। पुल, पुल मैंने खींचना, तो मांग वाला जो है पुल है। आप देख सकते हो, 1 मिनट खाली आप देखिए बोर्ड पर, देखिए अभी उतारिएगा नहीं, देखिए कितना आसान चीज है, जो आपको बोर्ड पर बुला दिया कि भैया आइए आप बोर्ड पर बनाइए, तो आपके ठीक है आ रहे हैं। देखिए जब भी बनाइएगा तो सप्लाई कर्व जो है ऐसे ला के ऐसे सीधा खड़ा कर दीजिएगा, सप्लाई कर्व को ऐसे ला के ऐसे खड़ा कर दीजिए। तो खड़ा कर देना मतलब वर्टिकल हो गया, वर्टिकल हो गया। यहाँ पर मांग मांग लगा दीजिए, अब यहाँ एक इधर मांग दे दीजिए। अब यहाँ पर आपको हो रहा है डिमांड बराबर सप्लाई, यहाँ भी हो रहा है डिमांड बराबर सप्लाई, यहाँ भी हो रहा है डिमांड बराबर सप्लाई, यहाँ भी हो रहा है डिमांड बराबर सप्लाई, लेकिन सप्लाई कर्व से ज्यों का त्यों है, सप्लाई कर्व ज्यों का त्यों है। कौन बदल रहा है? मांग बदल रहा डिमांड। है, D1, डिमांड D2, बदल D3, D4। अब देखिए इसका क्या होगा कि अब यहाँ कटिंग होगा तो प्राइस हो गया P1, यहाँ कटिंग होगा तो प्राइस हो गया P2, यहाँ प्राइस हो गया तो ये हो गया P3, यहाँ प्राइस हो गया तो ये होगा P4। तो इसी को कहा जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इधर मूल्य हो गया और इधर क्या हो गया, इधर मांग एवं पूर्ति हो गया, मांग एवं पूर्ति, मांग एवं पूर्ति हो गया। अब आप देख रहे हैं कि चित्र में ये आपका डिमांड, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। अब यहाँ देखिए यहाँ भी ये सीधा हो गया है, यहाँ सीधा हो गया है। अब गौर कीजिए, जब वो खींचिएगा नहीं, अब खाली सीखिएगा। ये पहला है, हाँ एगो और खींच दीजिए, दूसरा एगो और खींचिए, तीसरा। तो ये कॉस्ट है C1, C2, C3। कॉस्ट को ही सप्लाई कहते हैं, S1, S2, S3। ये यहाँ सबका मुंह जाके इसमें सट रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एक मांग की रेखा खींच दे, देखिए यहाँ एक मांग की रेखा ऐसे खींच दिए, तो मांग की रेखा ज्यों का त्यों है,
मांग में कोई परिवर्तन नहीं है। अब पूर्ति जो है कॉस्ट बढ़ गया, पूर्ति घट गई, तो पूर्ति यहाँ के बजाय यहाँ हो गया, फिर कॉस्ट बढ़ गया, पूर्ति यहाँ का हो गया। तो अब यहाँ पर भी आपको डिमांड बराबर सप्लाई है। इधर खसकिएगा तो यहाँ भी सप्लाई है, यहाँ भी डिमांड बराबर सप्लाई है, यहाँ भी डिमांड बराबर सप्लाई है। तो जो चीज इसके लंब पर आ रहा है वो चीज पर बाएं आएगा। बाएं आने से क्या हो जाएगा, बाएं आने से क्या फायदा होगा कि पहला प्राइस जो है यहाँ होगा P1, दूसरा प्राइस इसके ऊपर हो जाएगा P2, तीसरा प्राइस यहाँ से हो जाएगा P3। तो इसको बोला जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर आपको बोर्ड पर बुला के कहा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को चित्र से दर्शाइए, तो आपको इसी तरह से करना है। और अगर नहीं पूछा तो आप लैंग्वेज में बोलिएगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी मूल्य बढ़ता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में मूल्य बढ़ता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में पूर्ति स्थिर रहती है, मांग बढ़ता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में डिमांड स्थिर है, पूर्ति घट रही है। पूर्ति जो है देख रहे हैं, जैसे पूर्ति यहाँ देख लो, यहाँ मान लीजिए 100 है, तो यहाँ से गिराइएगा तो 100 होगा कि घट जाएगा, घट गया 80, यहाँ से गिराइएगा तो और क्या होगा, घट गया 60 हो गया। तो घट रहा है, घट रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर पूर्ति मान लीजिए 100 है आपको, तो यहाँ भी पूर्ति 100 है, यहाँ भी पूर्ति 100 है, पूर्ति में कोई अंतर नहीं हो रहा। यहाँ पूर्ति जो लंब पर ना है, एक वो इधर वाला शुरू वाला है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पहले 90 था, अब 100 हो गया। तो शुरुआती दौर में वो नीचे खींच देना चाहिए कि उसमें जितना माल है उससे कम ही आदमी आया बाजार में, तो 90 को पर डी बराबर 100 रहा है। लेकिन जो लंब पर है वही एक्चुअली डिमांड पुल है, लंब वाला आपको लंबा खींच रहा है ऊपर। तो आप देखिए, बना लिए हैं चित्र ना? कहाँ बनाए थे? हैं? नहीं बना चित्र नहीं बनाए हैं? नहीं सर। बनाते हुए हमको देखे हैं ना? अरे बनाते हुए हमको देखे हैं कि नहीं? सर हम बना लिए हैं, हैं? हम बना लिए हैं सर। गाजियाबाद वाली हो ना? दिल्ली के नजदीक है ना गाजियाबाद? जी सर, बगल में, इंडिया गेट के बगल में ही। कई घंटा का है? अब आपको इसलिए हम मिटा दिए कि हम इसको फिर बनाएंगे और अस्थिर से बनाएंगे, वो आपको जल्दी बना के दिखाए कि ऐसे हॉल में अब देखिए, कोई भी डायग्राम बनाने के पहले पहला काम क्या है, हौले से हाथ को सीधा रखिए और हाथ को थोड़ा पेंसिल को दबा के सीधा लाइए और यहाँ सीधा गिराइए, फिर यहाँ हाथ को नीचे लाइए और यहाँ सीधा गिराइए। और गौर से देखिए कि यहाँ वाला पूर्ति रेखा जो है एकदम सीधा है और यहाँ वाला पूर्ति रेखा सीधा है, लेकिन फर्क क्या है कि ये ऐसे होता है, ऐसे पूर्ति रेखा जो है आपका, पूर्ति रेखा जो है उसका शुरुआत कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। ये देखिए, ये हो गया। इसमें पूर्ति रेखा जो है ये हुआ, फिर ऊपर घसक के हो गया यहाँ, फिर ऊपर घसक के हो गया यहाँ। पूर्ति एक ही है, एस देखिए, S1 है, S2 है, S3 है, यहाँ भी है S1, यहाँ S1S है। अब इसमें हम लोगों का जो मांग का रेखा है वो इस बिंदु पर हाथ रख करके खींचिए, तकिया बाएं दाएं भागे नहीं, तो ये डिमांड हो गया। ये क्या हो गया, डिमांड हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ 3 गो बिंदु है,
यहाँ लिए और खींच दिए, तो यहाँ डिमांड एक ही है, यहाँ डिमांड एक है, सप्लाई 3 है, यहाँ डिमांड 3 बना लीजिए, 1 2 3, तीन रखिए, उधर वाला छोड़ दीजिए। तो ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, D1 है, D2 है, D3 है। अब इसलिए साफ से बता रहे हैं कि तीन गो डिमांड कर्व है, क्योंकि डिमांड पुल है, यहाँ 3 गो सप्लाई है, जिसको कहा जाए कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश का नाम क्या हुआ? C1, C2, C3। अब आराम से हाथ को सीधा करके और आपका जो बोर्ड होगा वो बड़ा सा उजला बोर्ड होगा, छोटा बोर्ड नहीं होगा, कागज छोटा, कागज भी देगा, उस पर भी आप कर सकते हैं। दाम जो है P1 है, अब क्या हो गया P2 है, ये P3 है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मांग जनित, प्रेरित, मांग प्रेरित या जनित जो भी। ठीक है, प्रेरित जरूर, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ज्यादातर देश में मांग प्रेरित रहता है, लेकिन अब बहुत जगह देखिएगा जमाखोरी करता है, छिपा लेता है ना, सामान को छिपा के रखे हुआ है, कहा खत्म हो गया। तो मांग पूर्ति हो गया, मांग पूर्ति एक्स एक्सिस पर आ गया, आप मूल्य जो है आपको वाई एक्सिस पर आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ मूल्य क्या होगा? अब यहाँ देखिए, यहाँ पहला मूल्य जहां भी रहेगा वो वहीं से ले लेना है। यहाँ आया, देखिए यहाँ सीधा खींच दीजिए, तो ये हो गया P1। अभी देखिए यहाँ है, यहाँ खिंचाएगा तो ये हो जाएगा P2। अब यहाँ खिंचाएगा तो हो जाएगा P3। तो मूल्य यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पूर्ति रेखा है MS। MS क्या है? पूर्ति रेखा। पूर्ति रेखा है। पूर्ति रेखा लंबवत है, लेकिन उसका डायना जो है वो कॉस्ट को दर्शाता है। कॉस्ट बढ़ेगा तो डायना ऊपर खिसक जाएगा। KFC का नाम सुनी हो? जी कौन कौन सुना है बताइए तो? जी सर सुने। मनीषा सुनी है? अमेरिकन कंपनी, जी अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन कंपनी है। अमेरिकन कंपनी। तो घर में सब कहा कि KFC खुल गया है, वहां चल के खाना है। हम कहे चलो, वहां गए तो चिकन का कोई चीज मांगा, तो लाके दिया लॉलीपॉप, लॉलीपॉप है, नाम होता जी लॉलीपॉप। हाँ जो वो चिकन को लाके दिया, तो उसको जैसे खोला तो 2-3 वो कीड़ा उसमें से निकला। नहीं, ऐसे ऐसे कीड़ा रहता है जी। अब निकल के ऐसे 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 कर रहा है। तो प्रखर छोटा था पोता मेरा, तो बोला कि इसमें तो कीड़ा है। तो उसको डांटा, बेटा कीड़ा है, अरे चिकन है। कहा नहीं, इसमें चल रहा है। तो गौर से देखे तो देखे ठीक है, उजला 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 नहीं है, कोई चीज में खराब हो जाता है, फल उल में तो उजला उजला कीड़ा रहता है। बुलाए बारा को, तो बोले रहेगा नहीं, सो 1 साल पहले का चिकन है। अरे राम। 1 साल पहले का था। हाँ, 1 साल पहले ही चिकन को छील छाल करके पैक कर दिया जाता है। तो वहाँ अमेरिका में जो है मशीन ऑलवेज रेडी रहता है, लाइन ऑलवेज रहता है, वहाँ लाइन कटता नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि लाइन कैसे कटता है। जी जी। हम लोग के बिहार में था कि अभी लाइन है तुरंत गायब हो जाएगा, कब 1 आएगा? घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं। तो लालटेन को हम लोग धीमे करके रखते थे,
कि जैसे कट गया तो लालटेन का जो घुमा दिए वो डंटी रहता है ना, घुमा दिए तब लाइट आ गया। यही था आपको लालटेन। और वही लालटेन का रख लिया है वो यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना सिंबल रखे हुए लालटेन। लाइन कटे तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लाइन जाने लेगा, और लाइन आ जाए तो उसको थोड़ा कम कर दिए। लालटेन बराबर जलते रहना चाहिए, धीमा जले या तेज जले। अब कहा कि हम लोग का कोई दोष नहीं है, हम तो पैक खोले हैं। और कहा दूसरा लाके खोलते हैं, हम लोग का हो गया भाई, अब पानी उन्हें पिलाओ, सब चीजें में डाउट लगता है। और उसका से अब जब भी गुजरते हैं कंकड़बाग के रोड पर, उधर बाएं देखते भी नहीं है। तो कहता है KFC जब भारत में आया था तो रगेद रगेद के उसको मारता था, सब भागो यहाँ। तब सब बैंगलोर गए हुए थे, देखिए पूरा घेरे हुआ है KFC के, जला दो जला दो। ये सब काहे के लिए ला रहा है? हम लोग का जो अपना सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं। अब KFC का जो है ऑल वर्ल्ड का सप्लाई एक वो है, उसका अपना है, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है। साल भर पहले का चिकन मारा हुआ पैक किया हुआ है, हर कंट्री में जा रहा है। अब हमारे कंट्री में बिजली का पूरा पूरा व्यवस्था है नहीं, वो भले ठीक भेजा हो, यही पे उसमें जन्म ले लिया कीड़ा। तो कहता है कि आपका सप्लाई कर्व दोनों वर्टिकल है, लेकिन एगो जो किनारा लगाया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा कम रहता है, धीरे 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 यहाँ। तो इसके नीचे वाले को नहीं लेना है, यहाँ से 3 गो खींच दीजिए, यहाँ भी 3 गो है, तो ये भीतरे भीतर कटेगा। मांग की रेखा जहाँ काटेगा वही मूल्य का निर्धारण होगा। यहाँ मांग की रेखा जो है पूर्ति को A बिंदु पर काटी, फिर यहाँ B बिंदु पर काटी, यहाँ C बिंदु पर काटी, तो मूल्य हो गया P1। यहाँ मूल्य क्या होगा OP1, बढ़ के हो गया OP2, फिर बढ़ के क्या हो गया OP3। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मूल्य पहले है OP1, बढ़ के हो गया OP2, बढ़ के हो गया OP3। तो एक्चुअली हम लोग को मूल्य को ही देखना है कि बढ़ा है कि नहीं। तो दोनों में मूल्य बढ़ रहा है तो इसको बोलेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इसको बोलेंगे कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित, लागत जनित मुद्रास्फीति। जनरली कोई एगो होता है, या तो देश में लागत जनित हो रहा है। लागत जनित कब होगा? बाढ़ आ गया, ये आ गया, तो सब चीज का सप्लाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं? घट जाएगा। फल लगाया हुआ है, सब्जी लगाया हुआ है, बाढ़ में दह गया। पानी जो टीवी में दिखाता है, वो टीवी वाला का जो फोटो लेता है तो वो हंसता रहता है लड़का सब। गांव का है, मुंह से दिखा रहा है कि हमारा फोटो आ रहा है, तो डर भय नहीं है, पानी कूद जाता है। तो गांव वाला जो आदमी जहाँ बराबर बाढ़ आता है वहाँ औरत मर्द सब तैरना जानता है, और जो नहीं तैरना जाता अपना चला गया भगवान के यहाँ। तो सब आदमी जो है देखिएगा, फीमेल लोग है तो 4 गो 5 गो मिल के तैरती है जाके, और वही जब बाढ़ आ जाएगा तो तैर के निकल जाएगा। और एकदम लोग जानता है कि कब बाढ़ आएगा, उसके पहले सब सामान निकाल के वो जो रहता है बाउंड्री वाल बनाए हुए रहता है, बांध के ऊपर में अपना घर जमा दिए, 2 महीना तक ऊपरे रहता है। सरकार का काम है कि प्लास्टिक, सलाई, नमक, प्याज, लहसुन सरकार की ओर से उसको मिलता है, बना हुआ रोटी भी मिलता है, चाहे आटा उठा दिया बनवा दिया, गैस दे दिया बना दिया, और वही 2-4 दिन तक ले अकबक रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो वही छपाक से नहाया खाया अपना कूदा। यही बिहार की अर्थव्यवस्था है। इसलिए पिछले 50 साल से देखोगे
गरीबों में गरीब राज्य बिहार है। तो ये दोनों चित्र समझ गए? जी जी बना लिए तो कॉपी में जी जी है। जी सुना ली। कॉस्ट पुश सही क्या हो गया? डिमांड पुल। लागत लागत जनित का और मांग इंग्लिश प्रेरित। टर्म में लिख देते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश डिमांड पुल। हाँ, अब मान ठीक है लीजिए कि अर्थात कॉस्ट में कुछ नहीं बढ़ रहा है, अब मजदूरी बढ़ जाए तो उसको कहा जाएगा वेज पुश इन्फ्लेशन। उसको क्या कहेंगे? वेज वेज इन वो क्रॉस करे कि कॉस्ट पुश तो हम समझ गए जो आप कह रही है। वेज वेज पुश इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? तो तुमको कहना जब है कि जब मजदूरी बढ़ जाए और उस कारण से मूल्य बढ़ जाए। जब मजदूरी बढ़ जाए और उस कारण से मूल्य बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे वेज पुश इन्फ्लेशन, मजदूरी जनित मुद्रास्फीति। अब उसी तरह से मान लीजिए मूल्य बढ़ गया है वहां यूक्रेन में, तो उसका हो जाएगा वार जनित, वार पुश इन्फ्लेशन, जिसके कारण बढ़ जाएगा मूल्य और उसी का नाम रहेगा। और वार हो गया तो सब बिजली बत्ती मकान सबको बम से उड़ा दिया है। अब जी हम लोग के प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां यूक्रेन उसको समझाने के लिए, श्रद्धा बुझा करके शांति कराया जाए। अब जो विकसित देश वाला है उसको इस सबसे नहीं मतलब है, कहता है जितना बम जी लेना है लो, 50 साल के बाद पैसा सधा दोगे। 50 साल के बाद, 50 साल के बाद ना अमेरिका का जो दे रहा है प्रेसिडेंट वो रहेगा और नहीं जेलेंस्की जो है यूक्रेन वाला वो रहेगा, दोनों मर गया रहेगा। 50 साल के बाद क्या होगा? तो ऐसा लोन ले रहा है कि नहीं, देश पचास पे साल बाद कर्जा। एक तरह से समझिए कि अर्थव्यवस्था एकदम बर्बाद हो गई। अब तो पोलैंड गए हुए हैं, पोलैंड के बगले में यूक्रेन है। जी और खूब पोलैंड भी देखिए बहुत विकसित है। जैसे हम पटना में देखते हैं ना कि हम लोग का ईस्ट पटना है, वो वेस्ट पटना, तो वेस्ट जी पटना वाला जो है अपने को पटना मानता है, और हम लोग को वेस्ट हाँ, वाला को कहता है कि वो पिछड़ा हुआ जगह है, पुराना मकान उकान है, और उधर सब नया मकान 10 तल्ला 20 तल्ला। और खगौल रोड पर जाइए ना, वो लगेगा कि हम गाजियाबाद आ गए। जी सब सर बारह रात में उस साइड जाइए ना दानापुर साइड, दानापुर के रास्ता में 12-15 तल्ला वाला मकान सब बना हुआ। मकान और जी रोड का पुल का और रोड जो है लाइटिंग, 4 लेन है, ऊपर से लेन के पुल का ऊपर लाइटिंग। और सबका नाम रखे हुआ अटल पथ। इधर से घुसते पूछे कौन रोड है, तो अटल पथ। पर बुझाता है पूरा पटना में अटल पथ घुमा हुआ है, अब कहीं उतरना है उतर जाइए। और सब इसलिए दिया है कि गंगा में बहुत बाढ़ आ जाएगा तो हम लोग सब अटल पथ पर बैठे रहेंगे अपना ऊपरे, उतना तो पानी बढ़ेगा नहीं। ना उतना नहीं बढ़े। राजेंद्र नगर तो पूरा डूब गया, कार मकान ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब जाता है। अब लोग अपना कार का इंश्योरेंस करा रहा है तो कहता है कि बारिश में पानी में डूब जाएगा, उसका भी है कि नहीं? तब कहा हाँ उसका भी है, खाली आपको स्टार्ट नहीं करना है गाड़ी को। गाड़ी में पानी घुस रहा है घुसने दीजिए, स्टार्ट नहीं कीजिए, स्टार्ट कीजिएगा तो इंश्योरेंस नहीं माना जाएगा। तो बहुत कुछ उसका पार्ट पुर्जा बचा रहेगा तो रिपेयर होगा। तो ये चित्र समझ गए सब लोग ना? जी सर। अब पूछेगा कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है। इन्फ्लेशन तब बता दिए इन्फ्लेशन क्या है, वो जान दिए। इसका नाम हो गया
मुद्रास्फीति अंतराल। अब देख लो, ये जो है जब भी लाइन खींचेंगे तो बीच में 45 डिग्री का खींचेंगे, एकदम नाप के बीचे बीच 90, बीचे बीचे 45 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे कि पहला लाइन खींचेंगे, उसको कहेंगे कंजम्पशन। दूसरा लाइन खींचेंगे तो कहेंगे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तीसरा लाइन खींचेंगे तो बोलेंगे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यही 3 आइटम होता है 3 सेक्टर में। जी उपभोग हुआ, विनियोग हुआ और सरकारी व्यय। तो तीसरा लाइन ही ओरिजिनल लाइन है, ये सब तो नीचे से आया है। अब जो है आपको दिखाना है कि मान लीजिए कि कहता है कि यही जो बिंदु है ये इनकम है, ये आपका है पूर्ण रोजगार। सर, पूर्ण रोजगार की स्थिति से अधिक व्यय करने से जो गैप बनता है उसी को तो इंटरेस्ट पूर्ण रोजगार हो गया, पूर्ण रोजगार आ गया। तो पूर्ण रोजगार जब आ गया तो वहां आपको वहीं रहना चाहिए, लेकिन अब यूक्रेन कितनों चाहेगा वो रह पाएगा? वहां से बम मारता है, तो 4 गो मारेगा तो ये भी तो 2-3 गो मारता ही है। ये भी कभी कभी गिरा देता है एकदम भीतर में, ऐसा नहीं कि छोड़े हुआ है। तो कहता है कि जैसे ही ये स्थिति हो गई, ये हो गई कि सी ज्यों का त्यों है, सी में कोई चेंज नहीं हुआ और आई में भी कोई चेंज नहीं हुआ और जी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर घसकेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको इसमें जोड़ना है कि डेल्टा आई हो गया प्लस डेल्टा जी हो गया और सी को कांस्टेंट रखिए। मतलब सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उपभोग में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। जितना चावल आप खाते हैं उतना ही खाइएगा, लाख पैसा हो जाए खाना पीने का जो आपका खाना जो है सबका अलग अलग होता है, लेकिन लगभग समान होता है। ऋतु, तुम कितना रोटी खाती हो रात में? 3 रोटी खाता हूँ। रोटी में चावल भी खाती हो, खाली रोटी खाती हो? रोटी में चावल लेते हैं तो 2 ही रोटी खाते हैं। अच्छा, यहाँ तुम कितना रोटी रात में खाती हो? हैं? अरे साउंड लगा हुआ, तुम्हारा म्यूट किए हुई हो ना, उसको खोलो ना। जी 4 रोटी खाते हैं सर। 4 रोटी और चावल भी रहता है? नहीं सर, चावल नहीं खाते। तुम नवनीत कितना रोटी खाते हो? सच बोलो, रात हैं? 5 रोटी खाते हैं तो 5 रोटी। चावल नहीं खाते हैं। यदि चावल ठीक है, जिस दिन मन सच होता है तो फुल्ली चावल खाते हैं। सच बोलना है, विद्या कसम है, यहाँ झूठ नहीं बोलना है। जितना नहीं रोटी सर, झूठ खाते हो नहीं बोलो, बोल रहे उसमें शर्माने का क्या है? 5 रोटी बोले सर। मनीषा तो रोटी धराधर बना रही थी, हम देखे हैं किचन में बना रही थी, बेटी कर दी जल्दी बनाओ। कितना रोटी खाती हो तुम रात में? सर, 2 रोटी। 2 रोटी। और श्वेता खाती है कि पीती है, पूछ लो उसे। जूस पी के सो खाते हैं जाती है, सर। नहीं सर, खाते हैं सर, जूस पी के नहीं सोते हैं, खाते कितना हैं रोटी खाती हो? सर। ये खाने का गारंटी नहीं रहता, जितना मन होता है उतना खा लेते हैं क्या? सर, खाने का कोई गारंटी नहीं है, जितना मन होता है उतना खा लेते हैं। अगर गारंटी कभी एक नहीं भी है। खा लेते हैं अगर तुम नॉर्मल हो और खा रही हो तो कितना रोटी खाती हो? सर, एक? 2 खा लेते हैं सर। और अगर रोटी छोटा हो तो 3 भी खा लेते हैं। रोटी अच्छा, बनाने पे भी निर्भर करता है। ठीक है, 2 या 3। अब देख हाँ लो, सर।
अब तुमको सबसे बता, ज्यादा सर हम खाते- और हम खाते हैं, हम भी 3 रोटी खाते हैं। अब जैसे जो बनाने वाली है, जी बहू बनाई या मेड बनाई, जो भी बनाई, तो सोचेगी कि 4 गो दे देते हैं तो खा लेंगे वो। तो हम जैसे जी गिन के निकालते हैं। तो दिक्कत क्या है कि 3 रोटी दुश्मन को दिया जाता है, या तो 2 या तो 2 दीजिए या 4 दीजिए। उसका साइकोलॉजिकल ही है कि 3 कैसे दें। हम कहा 3 कैसे दें, एक पर एक रख करके 3 गो दीजिए। सर, तो हमारे साथ भी धोखा हो जाता है सर। हमको दूध रोटी ये लोग देती है ना, तो एक के बदला में 2 गो दे के दे देती है। हमको पता नहीं चलता है, खाने के बाद लगता है कि ज्यादा दे दी है ये लोग। चाहे मम्मी दे के यहाँ ससुराल में कोई दे, ऑन ज्यादा करके दे एवरेज देती आप देख लीजिए, यहाँ पर है। सैंपल, 2 या 3 सर। सब रिसर्च करने वाले आप लोग हैं, सैंपल स्टडी हो गया कि 3 यस से सर, 2 4 या रोटी। 3। अब स्नेहा को थोड़ा ज्यादा 4 गो खाना जरूरी है, उसके हिसाब से हाइट हिसाब के चाहिए, तो बेहोश हो जाएगी। तो 4 गो 3 गो, मतलब 3 4 यही क्लास इंटरवल हो गया। यस सर, 3 4। हमारा जी 3 है, कभी कभी जबरदस्ती 4 गो रख दिया, अगर खा लिए तो ठीक नहीं है। होता क्या है कि खाने का एक पैटर्न जो है आदमी का, अब वैसे देखिएगा 3 इडियट में, 3 फंड में जाके खा रहा है, पूरा पूरा इतना बड़ा बर्तन में भर लिया। जो आदमी नकली बाराती रहेगा वो पूरा पूरा ट्रे भर लेगा। तो वैसे ही देखे कि तीनों पकड़ा भी गया। जो नॉर्मल आदमी आपको बारात में आएगा, क्या वो थोड़ा थोड़ा लेके खाएगा। बहुत को देखते हैं कि चिकन खाने में चिकने खाली खा रहा है, भात दाल नहीं ले रहा है, चिकन फ्राई ये खा रहा है। खाली चिकन खा रहा है। आ जाके वो कोना में उलट देता है प्लेट को, जिसमें हड्डी फड्डी, फिर आके निकाले खाया। अब पूछे कि कितना दिन से इसका प्लानिंग करके आया? तो 3 दिन से जो है हम डेट को फिक्स किए हुए अरे बाप, थे। 3 दिन से वो डिसाइड किए हुआ है कि हमको जाना है पार्टी में, बड़का पार्टी है, जम के खाना है। सोचिए, तो कहता है आदमी का जो बाइल जूस बनता है, पेट में क्या बनता है, बाइल जूस बनता है, वही आपका खाना को जी पचाता है। उसका एक लिमिट है। बहुत आदमी का तो बाइल जूस का जो होता है वो ऑपरेशन करा देता है, उसमें पथरी हो जाता है, कुछ हो जाता है। प्रॉब्लम हो जाता है सर। तो शरीर से बनता है उसको पचाने का। तो कहता है कि कंजम्पशन को स्थिर मान लीजिए, वो 1 2 रोटी के फर्क से पूरे देश पर असर नहीं होने को है, तो इसलिए कंजम्पशन को स्थिर मान लीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट देखिए, हम लोग जब यहाँ नौकरी करने के लिए आए 50 साल पहले, तो पतला सड़क, एकदम पतली सड़क थी, कहीं भी कोई ओवर ब्रिज नहीं था। एगो देखते थे चिरैया टार पुल था, जो रेलवे स्टेशन के पास है, बस वही एगो पुल था, और कहीं भी कोई पुल नहीं, सब नीचे से जा रहा है सड़क। चिड़िया टार वाला जगह जो है वहां पर इस पार से उस पार जाने के लिए ऊपर पुल बना हुआ था, जो अभी भी पुल है, अब तो नया पुल है। वो कहने का अर्थ क्या हुआ, अर्थशास्त्री कहता है कि इन्वेस्टमेंट होगा। अब बिल्डर सब बनाना शुरू करेगा तो गिट्टी का डिमांड बढ़ जाएगा, सीमेंट का डिमांड बढ़ जाएगा, स्टील का डिमांड बढ़ जाएगा, मजदूर का डिमांड बढ़ जाएगा, हर चीज का डिमांड बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन, युद्ध हो जाएगा। तो सोचिए इतना बम जो छोड़ता है, आप देखिएगा रोज रात में आप खोल के देखिए 10 बजे के बाद, यूक्रेन छोड़ता है रूस पर, रूस होता है, उतना बम का कॉस्ट कितना होगा। हम लोग दिवाली में छोटा मोटा लाते हैं तो उसी में 5,000 मांगता है। आजकल तो देखते हैं कि बड़ा बड़ा डब्बा भी है, तो ये डब्बा क्या चीज है, क्या सर इसमें एक जगह जला दीजिए तो आधा घंटा तक ले जलता रहेगा, अपने ऑटोमेटिक फटाफट 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 बंदूक के गोली की तरह लगेगा। एक से एक आविष्कार किए हुआ है। आकाश में भेजने वाला सितारा का आगे जाके आकाश में इंडिया का नक्शा बन जाएगा। अब उसका दाम है 5,000। अब नक्शा बना कि नहीं बना आकाश में कौन देखने जाएगा। तो देखिए पूरा दिन सजाए रहता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो
कहता है कि आपको ओ वाई रहना चाहिए, ओ वाई रहेगा पूर्ण रोजगार स्तर पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो है आंतरिक कारणों से आपका आमदनी जो है देश में और खर्च बढ़ के Y1 हो गया। आय जो है आपका इधर है, इधर व्यय है। व्यय क्या है तो देखिए, व्यय हमारा C है, I है, G है, ये सब व्यय है। C माने क्या हो गया, उपभोग। I मतलब क्या हो गया, विनियोग। G मतलब क्या हो गया, सरकारी व्यय। सरकारी व्यय। तो सरकारी व्यय, तो ये सब Y एक्सिस पर रहेगा, व्यय Y एक्सिस पर और आय जो रहेगा X एक्सिस पर। तो देखिए आय में वृद्धि हो गई, इसको क्या बोलेगा, डेल्टा Y। ये जो आपका फालतू का बढ़ा दिया, यही हो गया इन्फ्लेशनरी गैप। इसका मतलब हुआ कि मुद्रास्फीति में कीमत का हम लोग बढ़ाव वृद्धि देखते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप में वो लोग देखते हैं कि पूर्ण रोजगार स्तर से कितना ज्यादा आप खर्च कर दिए। पूर्ण रोजगार स्तर से कितना ज्यादा आप खर्च कर दिए। जो ज्यादा खर्च कर दिए वही क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अंतराल लावेगा। कीमत तो दोनों में बढ़ेगा, इन्फ्लेशन में भी मूल्य बढ़ेगा, इन्फ्लेशनरी गैप में मूल्य बढ़ेगा। लेकिन इन्फ्लेशनरी गैप में आपको गैप बताएगा कि कितना ज्यादा आप खर्च कर दिए। सी के जगह C बार रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई के जगह आप डेल्टा आई भी जोड़े हुए हैं, जी के जगह जो है डेल्टा डेल्टा जी, ये है डेल्टा जी, देख रहे हो। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C को कांस्टेंट रख दो तो आई प्लस डेल्टा आई, फिर जी प्लस डेल्टा जी। इसको कहा जाएगा 3 सेक्टर। थ्री सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर क्यों कहती है कि पहला सेक्टर जो है घरेलू है, पहला क्या है, घरेलू प्रक्षेत्र। घरेलू है सर, घरेलू प्रक्षेत्र। और दूसरा क्या हो गया, व्यवसाय प्रक्षेत्र। व्यवसाय प्रक्षेत्र। और तीसरा क्या हो गया, सरकारी सरकारी व्यय। सरकारी प्रक्षेत्र। इस 3 के आधार पर बनाया गया। अगर हम 2 ही पर बनाना चाहेंगे तो तीसरा कर में जी को हटा देंगे, वहां डेल्टा आई कर देंगे। लेकिन हम लोग 3 दिखाए कि नॉर्मल जो होता है वो 3 सेक्टर होता है। और क्लोज इकोनॉमी, 3 सेक्टर को क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी। है ना, चित्र बन गया सब आदमी का। जी सर। आज का वास्तविक जीवन में 3 सेक्टर भी नहीं है, 4 सेक्टर है। तो 4 सेक्टर होगा तो उसमें एक्सपोर्ट जुट जाए। विदेशी व्यापार सर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहता है ना, जी जी। यस सर। तो वो ये चित्र बन गया है ना। जी सर। जी स्नेहा चित्र बना कि नहीं। जी सर। अब आप इसको जान गए हैं। अब मान लीजिए आप गए तो आपको
थ्री सेक्टर नहीं पूछ के फोर्थ सेक्टर कह दिया कि फोर्थ सेक्टर वास्तविक जीवन में फोर्थ सेक्टर रहता है। तो बताइए कि फोर्थ सेक्टर अगर इकोनॉमी है तो उसमें इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे चित्र में दर्शाइएगा? तो बोलिएगा श्रीमान बोर्ड पर चले जाइएगा। एकदम घबराना नहीं है, आप में सारे लोग सेलेक्ट हो जाइएगा जो बता रहे, बोल्ड रहना है। अब उसमें बहुत आदमी जो है क्या करने लगेगा जानते हैं? कहेगा कि सर सो हम लोग को कुछ पढ़ाया नहीं गया, हम लोग को कुछ बताया नहीं गया, लाइब्रेरी में कुछ किताब नहीं है, 10 को गाली दिया, प्रोफेसर सब चोर है, ही है वो है। वो सोच रहा है ऐसे कहेंगे तो हमको समझेगा सत्यवादी। अरे उस सब के बाद तुम पढ़ा आपने क्यों नहीं? बहुत का बाप अनपढ़ रहता है, बेटा जो है आईएएस बन डॉक्टर होता है। ला रहा है, आईएएस बन गया। गांव का वो फोटो टीवी में दिखला रहा था, तो बोला गांव पहुंचा है एकदम वैसे ही, गरीब है लेकिन दिल्ली में रह करके पढ़ लिया। क्योंकि गरीब परिवार का था तो अपना अंडा भी बेचता था, फल बेचता था। अंडा फल लेने वाला स्टूडेंटों आता था कि अरे भाई यूपीएससी क्या है, 4 सवालों उसको बता देता था। तो ऐसा जुनून होना चाहिए। तो देखिए जब आपको एक से अधिक करना होगा तब आप क्या कीजिएगा? तो देखिए पहला खींचिएगा कंजम्पशन, देखिए बोर्ड पर देखिए तुरंत वो खींच लीजिए। दूसरा खींचिएगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तीसरा खींचिएगा तो हो जाएगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चौथा खींचिएगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस में निर्यात माइनस आयात, तो ये हो गया आपको फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी हो गया। पहला क्या हो गया? पहला हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा हो गया बिजनेस सेक्टर, तीसरा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा हो गया आपको बिजनेस सेक्टर। चौथा हो गया एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर एक्सटर्नल मतलब हो गया बाह्य। बाह्य सेक्टर में क्या रहता है? निर्यात रहता है, इसमें से घटाया जाता है आयात। निर्यात को एक्स से डिनोट किया जाता है, आयात को एम से। तो अब आपका जो है यहाँ देखिए एक एक ऐसे लकीर खींचेंगे एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा में क्या हो जाएगा? सी जो करते हो रखेंगे, आई और जी तो आई है, आई के पास से बगल में लिख दीजिए डेल्टा आई। जी है, प्लस लिख दीजिए डेल्टा जी प्लस आपको एक्स माइनस डेल्टा
प्लस हो गया आपको एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस एम, एम प्लस डेल्टा एम, कितना हो जाएगा। और आपका इकोनॉमी जो है आपका इकोनॉमी यहाँ पर हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट, ये गिरेगा नीचे, यही हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। इसी को ऊपर ले जाइए और इसका नाम दे दीजिए पूर्ण रोजगार। अब ई बिंदु पर देश रहेगा तो नो इन्फ्लेशनरी गैप। तो कहता है कि अत्यधिक व्यय तथा स्थिर उत्पादन, स्थिर उत्पादन, अत्यधिक व्यय तथा स्थिर उत्पादन की स्थिति से मुद्रास्फीतिक अंतराल का जन्म होता है। अब इन्फ्लेशनरी गैप जब हो जाएगा, खर्चा होगा तो क्या बढ़ जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा। यही जो बढ़ गया इसी से हो गया आपको इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर है? जी सर। अरे तुमको तो 10 से 15 मिनट टाइम ही रहेगा। इतना बात पढ़े रहोगी तो तुम कॉन्फिडेंस रहेगा, जो पूछेगा जवाब देगा। एक्सेस स्पेंडिंग, एक्सेस स्पेंडिंग ओवर द अत्यधिक व्यय कांस्टेंट आउटपुट है। जी उत्पादन और पूर्ण रोजगार पर पहुंच गए तो आउटपुट तो बढ़ेगा नहीं। जी अब पटना में जी जमीन जो है 5 करोड़ रुपए कट्ठा, और खरीदने वाला तैयार है, अब जी बेचने वाला कोई है ये नहीं है। जी देख रहा है कि कब बाप मरेगा तो बेटुआ बेच के निकल जाएगा। जी अब 5 करोड़ में बेच करके चल जाएगा रूरल एरिया में, वहां छोटा सा मकान ले लेगा, आराम से खाएगा रहेगा। अब बाप जो है डरे भागा फिर रहा है कि कब मार देगा पता नहीं लगता है। नियम है कि बाप के मरने पर बेटा को नौकरी मिलता है, तो जैसे बाप जो है 60 के करीब आवेगा ना, तो प्लानिंग करता रहेगा कि इनको सुबह में टहला के लाते हैं। टहलाने ले गया, जितना भी प्यून सबका डेथ हुआ तो टहलते समय में हार्ट फेल कर गया, छत पर से गिर गया। अरे छत पर से कैसे गिर गया, कल ही तो देखे उसको। हाँ चढ़ा ऊपर से, लगता है भांग खाया होगा, गिर गया। गिरा नहीं, आम जो है पेड़ से गिरा नहीं, गिराया गया। ऊपर से जी बैठा हुआ है, हनुमान जी गिरा रहा है। तो रिटायरमेंट के फर्ज पर जब रहता है उसका बाप, तो डरा हुआ रहता है, कोई ठीक नहीं है कब क्या हो जाए, और क्या बात है क्या हो जाएगा।
नहीं शांत है सर उसको कहता कि आपका तो जितना जीना था जी ली। और सिनेमा में देखता है, सिनेमा में भी उन्हें वो सिंग हिज बिलिंग वो सिनेमा देखने गए थे। हाँ, वो विदेश विदेश का शूटिंग है पूरा। तो उसका बेटा बहुत बदमाश था। हाँ, तो हीरोइन को कुछ तंग उंग कर दिया। और हीरोइन का बाप जो था बहुत बड़ा डॉन था, तो उसको लात जूता से मारा उसके बेटा को। क्रोध से वो गिरा हुआ था कि इस लड़की से शादी करेंगे ही, इसके बाप को मार देंगे, ये करेंगे। इसका बाप समझाया कि बहुत बड़ा आदमी है, उसको तंग नहीं करो। तो उस सिनेमा में बच्चा सबको भी लेके जाता है लोग देखने के लिए। बाप को ही छुरा से मार दिया और कहा कि आप मर जाइए, अब आप बहुत जी लिए हैं, अब हमारा समय आ गया है, हमको जो बुझाएगा सो करेंगे। मार दिया। और एक आदमी को कहा कि तुम मार दो, हमको मारने में दिक्कत होगा। वो आदमी मार दिया और उसका जाके कहा हम नहीं मारे हैं लेकिन हम मरवाए हैं, अब क्या कीजिएगा जी। इस तरह की मानसिकता जो है, तो इसलिए अच्छा है कि निकाल दे कि मरे या जिए, वो नौकरी ऐसे नहीं मिलेगा। तब बंद हो गया हम लोग के पटना यूनिवर्सिटी में, मरने पर नौकरी हो जाता है। ये डेंजरस हो गया था, कितना चपरासी मर गया, रिटायरमेंट के पहले ही मर गया। जी और उसका बेटा जो है प्यून बना हुआ है। तो बहुत सारा सच्चाई है जो लोग जानता नहीं है, लेकिन घटना घटती है। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब हुआ कि आप औकात से बेसी खर्च कर दिए तो पैसा ही नहीं बहेगा। हमारे मोहल्ले में, हमारे बगल में जो जमीन है, वो 1 करोड़ रुपए कट्ठा में खरीदा है। और उतना ही जमीन जो है हम जब लिए थे तो 35,000 में दिया था। 35,000। 35,000 में। तो सर उस समय आपका कितना सैलरी था, आज कितना उसका सैलरी है? उसका भाव क्या था? हाँ, तब भी अब उतना नहीं खरीदा जा सकता है, जमीन बहुत महंगा हो गया है। अरे महंगा हो मधेपुरा गया। में तो यहाँ हाँ, देखो कुछ कर रहे हैं। पटना का नहीं, गांव में भी जो पेठिया लगता है हाँ, उसका जमीन करोड़ रुपए में बिक रहा वो है। अभी घरे ना गए जी हैं। जी वैसा नहीं है कि सहरसा में नहीं वो बिक तो रहा है, कहे कि हम पूर्णिया नहीं में। खाएंगे। खरीदेंगे जहाँ रीतू जहाँ दीदी आपका हाँ, खाना बाहर आ रहा वो मथुरा से जाए कुछ है। हुआ। सब जगह करोड़ में पहुंच वो गए। रीतू दीदी आपका हाँ, माइक। गुंजा के बाबूजी। अच्छा। रितु दीदी माइक म्यूट कर दीजिए। है। रितु दीदी को बोल रहे हैं, माइक ठीक। म्यूट कर दीजिए दी। ऋतु दीदी क्या कर रही है? माइक ओपन था उनका, बात कर रही थी। बात कर रही हैं कि खाना बाहर से खा के आइएगा क्या बाबूजी को? लेकिन बहुत स्मार्ट हो गए ऋतु जो है। आज से 15 साल पहले इसको देखे थे और अभी देख रहे हैं, सब चीज जान गई है। कंप्यूटर चलाना जानती है, अटेंडेंस लेती है, क्या करती है। इतना तरह का काम टीचर को दे दिए हुआ है ना, दिन भर ओझराए रखता है। जी अब पता नहीं गांव में सर्वे वर्वे कराने में भी टीचर को भेजता है, जी पता नहीं लेडी टीचर को भेजता है कि नहीं। लेकिन घर पर हम जो आता है पूछने के लिए, आर्थिक जनगणना हुआ था ना, जाति जनगणना, तो घर सबको पर देता है। आया था लेके चार्ट पर कि आपको कौन सी घर में है, यह है वह है, तब लिख के लिया। हम्म, बहुत बड़ा पावर है टीचर का, जो पावर है ना वो बहुत बड़ा है। और इसी के वोट पर जीतता है सरकार में। इसे देखिएगा, इलेक्शन के ठीक पहले ही सबका जितना प्रॉब्लम है क्लियर कर देगा, इंक्रीमेंट दे देगा, कुछ दे देगा, देव करके खुश बता रख। देगा। यही लोग जाएगा वोट दिलवाने के लिए। अब फुल फुल वोट भी। कर दिया तो बस गए। और सरकारी आदमी ना हो गया टीचर को। अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, वो सब स्कूल टीचर को गवर्नमेंट इम्प्लाई कर दिया है। नहीं सर, सक्षमता जो देगा जी वही हैं? ये बन गई है गवर्नमेंट, राज्य सरकार की कर्मचारी बन गई। स्नेहा दीदी पास कर गई सक्षम। हाँ, तो दीदी सरकारी आप
सेक्रेटेरिएट के कर्मचारी का जो वेतन होगा या जो रख रखाव, वही चीज स्कूल के टीचर का हो गया, दोनों सरकारी हो गया है जी कर्मचारी। तो बहुत बड़ा काम हुआ है, काम तो हुआ ही। तो कल जो है 11 बजे टाइम है आप लोग का। हम अपना छुट्टी काट दिए हैं और दिन जी, भर वही बनाते रह गए हैं। तो हम सोचे हैं कि भाई एग्जाम है ना, एग्जाम में जितना अच्छा सक्सेस हो, इसके लिए सोच सोच के सब आपको बता रहे हैं। कल दोपहर में 11 बजे सर? और दोपहर में 11 बजे होता है और शाम में 7 बजे। 11 बजे आप फ्री रहते हैं ऋतु जी? जिसको समय होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा, कोई ये नहीं कि कौन करे कौन नहीं करे। अच्छा, हम सामने वाला कर पाएंगे? है हम शाम ही वाला कर पाएंगे 7 बजे? अरे ठीक है, हम बता रहे हैं ना भाई। तो हाँ। स्नेहा जो है उसको दिन में दिक्कत हो गई थी तो शाम में आई। दोनों हम कर रहे हैं, और जितना मैक्सिमम होगा इंटरव्यू जाने के पहले तक आपको तराशने का काम करेंगे। वहां जाइए, एकदम कंठ खोल के जवाब दीजिए। वो सब चीज भी टेक्निक सब बताएंगे आपको। पहले बात को समझा रहे हैं, सबको नोट करते जाइए। और कोई चीज का आपको कंफ्यूजन है कि क्या है तो हमसे पूछ लीजिए, फिर से दोबारा पढ़ा देंगे। 5 मिनट तो मुंह खोलना है और जोरदार शब्दों में। नहीं तो तुम देख लो टीवी में भाषी स्वराज जो भाषण दिए सो देखो, इतना अच्छा से हिंदी में बोली है, जबकि लंदन में पढ़ी है थ्रू आउट। तो कोई चीज के बोलने का स्टाइल, हम तो कहते हैं कि आईना के सामने खड़ा होके अपने आप को तुम जवाब दो। अपने से पूछो कि डिफरेंस कर क्या है, जवाब दो। टेप करो, टेप हमको सुनाओ कि कैसे बोले। वीडियो बना इसी को कहा जाता है कि सच्चा लगन। हमसे 29 को सवाल पूछा था, हम 29 सवाल का जवाब दिए। इसलिए नहीं कि हम तेज थे, हम सब उसको याद किए हुए थे, रोज प्रैक्टिस करते थे। हमें टीचर कहे ना कि मोहल्ला में तो कोई है नहीं ऐसा तेज लड़का, तुम चल जाओ नदी किनारे, वहीं खड़ा होकर अपने जोर जोर से बोलोगे। हम गए तो देखे कि सरे का आवाज सुनाई दे रहा है। उनको अमेरिका जाना था इंटरव्यू देने, तो वो भी अपना प्रैक्टिस वहीं कर रहे हैं। हम भागे के बाद तो सरे वहां पर अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सोचिए, बाद में यूएसए चले गए। यूएसए में आपको क्या पूछेगा, कैसे बोलना है, क्या करना है। तो अगर कॉलेज में करेंगे तो टीचर सब मजाक उड़ाएगा। तो अपना मुजफ्फरपुर में गंडक नदी है, उसी के किनारे चले गए, अपना बोल रहे हैं। हम लोग को भी कहे तो हम लोग गए कि अब वहीं खड़ा होकर बोला जाए डिफरेंस कर भाई इसको। गए तो उनका आवाज सुनाई दिया, तो हम लोग भागे के बाद तो सरे वहां पर बात कर रहे हैं। लगातार बोलने का अभ्यास आपको करना है इंटरव्यू की तरह। और क्या है, घुसिएगा आपसे तो मार्शल का सिद्धांत, हिग्स का सिद्धांत, सैमुअल्सन का सिद्धांत, ये 3 आपसे पूछेगा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशन, व्यापार चक्र। मैथमेटिकल है तो मैथमेटिकल का सवाल पूछेगा। तो एक आई थी लड़की मैथमेटिकल हुई, अगर वो खाली टॉपिक बताए हैं तो भाई कि बाप रे सब तो कुछ पढ़वे ना किए। तो वहां आपको 4 लाइन बोलना है, लेकिन चौंकना नहीं है। और नहीं आया तो बोले श्रीमान मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। उसको कोई हानि नहीं है, तो दूसरा सवाल पूछेगा। जब फाइनल राउंड हो जाएगा तो फिर इंटरव्यू राउंड करेंगे। सब आदमी बैठिएगा, एक एक करके सबसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब देना है। 1 मिनट सर। हाँ, आप बोले कि घुसते के साथ मार्शल हिग्स और सैमुअल्सन से पूछेगा, तो मार्शल में तो आ जाते हैं कार्डिनल वाले, कार्डिनल एनालिसिस। हाँ, और हिग्स में ये इंडिफरेंस कर्व। हाँ, ऑर्डिनल। और हाँ, ऑर्डिनल। और सैमुअल्सन में रिवील्ड प्रेफरेंस। हाँ, बस उसी पर 4 हाँ लाइन बोलना है। हाँ, ये तीनों सिद्धांत को अच्छा से पढ़ लेना है। पढ़ करके आप जवाब दीजिएगा। सुनो बात, पढ़ के आइए, अगला दिन कल जवाब दीजिए। अच्छा, मार्शल हिग्स और लिख लीजिए सब। सैमुअल्सन। अभ्यास शुरू कर देंगे।
मार्शल हिग्स सैमुअल मार्शल हिग्स और सैमुअलसन के बारे में आप अपना जो मन करे पढ़ लीजिए, 5 लाइन 4 लाइन 7 लाइन लिख लीजिए कागज पर लिख के घर में ही बोलिए। नहीं हो तो हस्बैंड को खड़ा कीजिए, उसी को बोलिए क्या कोई घर में आदमी बोलिएगा भाई स्नेहा दी बोलिए। कोई है उससे को खड़ा कर उसको बोलो, जो सुने नहीं कोई हो तो आईना के सामने खड़ा होके बोलो। सुनने का अभ्यास बहुत जरूरी है भाई। इसका तो आधा इकोनॉमिक्स हम ही पढ़ा दिए। ये जो है क्या नाम रखिए इसका, समिधा बहुत इकोनॉमिक्स जानते। समिधा, इतना भारी भारी नाम क्या रख रहे भाई। कोई सीता नाम नहीं रखता है क्या? सीता गीता आउटडेटेड नाम हो गया है। जी सर। तो 3 टॉपिक दे रहे हैं, उसका हम इंटरव्यू लेंगे। इसी तरह हर रोज जो है आपको कुछ टॉपिक देंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे। आपको 4 लाइन बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। बोलने में आपको क्या है कि पूछने वाले की आंख में देखिए, समझे रे तू? आंख में देखने जी सर। आंख मारना नहीं राहुल गांधी के तरफ। वो संसद में आंख मार दिया। आंख में आंख डाल करके बात करना, और वो स्टाइल तुम जो बोलोगी उसके बाद फिर हम भी तुम्हारे साथ जब खत्म करोगी तो बोलेंगे उस पर। और बोलने में ऐसा होना चाहिए कि तुमको नॉलेज है, तो तुरंत उठाएगा ओके अगला बताइए, ठीक है। इंडिया वाले में तो तुमको सब इकोनॉमिक वाला लिखवा चुके हैं, उसको याद कर लेना है कि जो क्रिप्टो आया है हमारे क्या, हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारे यहाँ कितना है, अभी डॉलर कितना है ना? 646.4 646.4। हाँ, तो उसको नेक्स्ट डे रखेंगे। अभी आपको यही मार्शल हिक्स घुसते जो है उसके जवान पर मार्शल हिक्स रहेगा, सैमुअलसन रहेगा। उससे पूछेगा कि आपको किस सब्जेक्ट से पूछे, इकोनॉमिक्स से कौन सा पेपर, तो बोले कि श्रीमान वैसे आप जिस पेपर से पूछिएगा मैं जवाब दूंगी, लेकिन मेरा पसंदीदा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे बोलना है। जिससे पूछेगा जवाब देंगे। अरे आप पूछना है तो अब उससे बताना है। और उसके बाद आप माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आमतौर पर पूछेगा मांग और वांट्स में क्या अंतर है। क्या सर? डिमांड और वांट्स में क्या अंतर है? ओ, मांग और चाहत, इच्छा, आवश्यकता, जिसको कहते हैं। हाँ, आवश्यकता। उसका पूछेगा कि मार्शल के किताब का क्या नाम है, स्पेस की किताब का क्या नाम है, कब प्रकाशित हुआ। यहीं से धीरे धीरे शुरुआत करेगा आपसे बात करना। तब तुम्हारा पीएचडी है उस पर पूछेगा, देश विदेश का जो स्थिति है, और निर्यात आयात के ऊपर में जरूर पूछता है। उसका सिंचाई के साधन कितना है, सिंचाई का साधन हमारे यहाँ बिहार में सिंचाई का साधन क्या है, लघु सिंचाई है, ये है, बृहद है ना, नहर है, पाइन है, तो ये इतना करके लाइए। दैट्स ऑल। ठीक सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ, तुमको अपना नंबर भेज देना। जी सर, भेज देते हैं।